हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे। ये लास्ट क्लास होगी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मैपिंग। तो देखते हैं कि क्या क्या रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है। एक तो डिजर्ट बचे हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से डिजर्ट हैं। ये देख रहे होंगे विश्व का मैप, इसमें कुछ डिजर्ट दिख रहे होंगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के डिजर्ट। देखा जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि जितने भी हॉट डिजर्ट होते हैं वो 10 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड पर वेस्टर्न कोस्ट में ही सिचुएटेड होते हैं। इसका क्या रीजन है ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा। फिर भी एक हिंट दे देते हैं कि जैसे कि एक तो यहाँ पे रीजन होता है कोल्ड करंट का, तो यहाँ पे कौन सी कोल्ड करंट होगी? कैलिफोर्नियन करंट कोल्ड करंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का होना 30 डिग्री के अराउंड, तो ये जो है इसी वजह से इसका एक्सटेंशन जो है वेस्ट कोस्ट पर होता है। तो देखते हैं हम लोग ये वाला पोर्शन, ये वाला नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कौन कौन से डिजर्ट हैं। तो एक तो देख रहे होंगे ये ग्रेट बेसिन है, उससे नीचे मोजावे डिजर्ट, फिर है सोनोरन डिजर्ट और एक है चिहुआ हुआन डिजर्ट। तो जो ये ग्रेट बेसिन और मोगावे डिजर्ट है, मोजावे डिजर्ट, ये इंटायरली यूएसए में सिचुएटेड है। और ये जो सोनोरन है और चिहुआ हुआन है ये यूएसए और मैक्सिको दोनों कंट्री में है। मतलब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कुछ पार्ट इनका यूएसए में है और कुछ जो है मैक्सिको में पड़ता है। तो ये देख रहे हैं पहले चिहुआ हुआन रेगिस्तान जो है डिजर्ट जो है वो भी कुछ पार्ट इसका देख रहे होंगे यहाँ पे सिचुएटेड है मैक्सिको में, और कुछ पार्ट इसका जैसे कि कुछ अरिजोना न्यू मैक्सिको टेक्सास ये यूएसए के स्टेट हैं। ये रहा बॉर्डर। तो दोनों कंट्रीज में सिचुएटेड है ये चिहुआ हुआन डिजर्ट। और आपने देखा होगा कि जब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि रियो ग्रांडे रिवर के बारे में, रियो ग्रांडे रिवर यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है। तो इसी बॉर्डर पे वो फ्लो होती है जाकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। तो वो इसी डिजर्ट के बीच से होकर के जाती है। तो रियो ग्रांडे रिवर जो है चिहुआ हुआन डिजर्ट के बीच से जाकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है। तो चिहुआ हुआन याद रखना कि दोनों कंट्रीज में है, यूएसए में भी है और मैक्सिको में भी है। और साथ ही साथ रियो ग्रांडे रिवर इसी डिजर्ट के थ्रू फ्लो होती है। अगला है सोनोरन डिजर्ट। ये भी देख रहे होंगे दोनों कंट्रीज में है। ये पोर्शन जो है यूएसए में पड़ता है और ये रहा बॉर्डर इसके नीचे का। ये जो कैलिफोर्निया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखे थे उसके ये था बाजा पेनिनसुला। तो वहाँ पे पूरा ये कवर करता है सोनोरन डिजर्ट। इसके अगर कुछ हम मिनरल्स देखें तो कॉपर, लेड और जिंक वगैरह पाए जाते हैं, साथ ही सिल्वर। और सोनोरन डिजर्ट है और सोना ना पाया जाता हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो गोल्ड भी यहाँ पे पाया जाता है सोनोरन डिजर्ट में। तो ये भी दोनों जगह सिचुएटेड है। साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इन डिजर्ट के बारे में। तो अगर चिहुआ हुआन की हम बात करें तो देखा था कि मैक्सिको और यूएसए दोनों जगह सिचुएटेड है। ये सबसे बड़ा डिजर्ट है साइज में। जितने भी हमने देखे ग्रेट बेसिन, मुगावे, सोनोरन, इनमें सबसे बड़ा यही चिहुआ हुआन ही है। बात करें तो यहाँ पे एक बिग बेंड नेशनल पार्क भी है, इसी डिजर्ट में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज वाला पार्क भी यही है। तो जितने भी यूएसए के नेशनल पार्क हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज इसी बिग बेंड नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, जो चिहुआ हुआन डिजर्ट में सिचुएटेड है। अगला है ग्रेट बेसिन। ये भी यूएसए में ही है, इंटायरली यूएसए में है। इसमें एक ग्रेट साल्ट लेक पाई जाती है। अभी हम लोग देखेंगे ग्रेट साल्ट लेक यहीं इसी डिजर्ट में मिलती है, क्योंकि नाम ही इसका ग्रेट है तो इसीलिए इसमें ग्रेट साल्ट लेक पाई जाती है। अगला है मोजावे डिजर्ट। ये दोनों यूएसए में
केवल यूएसए में सिचुएटेड है। मोगावे और ग्रेट बेसिन केवल यूएसए में ही सिचुएटेड है। चिहुआहुआन और सोनोरन ये दोनों कंट्रीज में सिचुएटेड हैं। तो मोजावे डिजर्ट यूएसए में है। यहाँ पे एक फीचर डेथ वैली पाई जाती है। डेथ वैली क्या है, अभी इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। साथ ही साथ सोनोरन डिजर्ट हमने देखा, तो ये भी दोनों कंट्रीज में सिचुएटेड है, यूएसए और मैक्सिको में। साल्ट लेक की जैसे बात की हमने, ग्रेट बेसिन में सिचुएटेड है। पहले ये साल्ट लेक नहीं थी, लेकिन इवेपोरेशन से धीरे धीरे इसके साल्टी होती गई, क्योंकि फीड होता नहीं है, रिवर बहुत कम इसमें ड्रेन होती है, बारिश होती नहीं है, इस वजह से ये धीरे धीरे साल्ट लेक में कन्वर्ट हो गई। तो ये ऊटा प्रोविंस पड़ता है, ऊटा स्टेट है यूएसए का, उसमें ही सिचुएटेड है ग्रेट बेसिन डिजर्ट में ग्रेट साल्ट लेक। अगला हमने देखा कि डेथ वैली। डेथ वैली किस में सिचुएटेड थी, किस डिजर्ट में, ये रही मोगावे डिजर्ट में डेथ वैली लोकेटेड थी। तो ये रही डेथ वैली, एक कैलिफोर्निया स्टेट जो है यूएसए का, वहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर 57 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, 1913 में रिकॉर्ड किया गया है 57 डिग्री। इसका नाम कैसे डेथ वैली पड़ा, एक बार कुछ लोग घूमने गए थे रिसर्चर 1849 के करीब, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, एक की डेथ भी हो गई थी, और इनको जो बाकी वापस भी आए थे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए थे, इसीलिए उन्होंने ही इसका नाम रखा था डेथ वैली, तभी से इसका नाम डेथ वैली है। सोचो जहाँ पे 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता हो, साथ ही साथ कोई पीने का पानी भी नहीं अवेलेबल है, तो इसीलिए डेथ ही हो जाएगी वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम डेथ वैली है। साथ ही साथ जो यूएसए का या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का लोवेस्ट पॉइंट है वो भी इसी डेथ वैली में ही है, उसका नाम है बैड वाटर बेसिन। समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है। यहाँ पे ऐसे साल्ट पैन पाए जाते हैं, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं पैन टाइप, इसमें साल्ट के, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है पानी इतने टेम्परेचर पर, नीचे बचता है साल्ट, तो ऐसे साल्ट पैन पाए जाते हैं। ये यूएसए या जो बोले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का लोवेस्ट पॉइंट है। कहाँ है, डेथ वैली में है। नाम क्या है इसका, बैड वाटर बेसिन बोलते हैं, 86 मीटर बिलो द सी लेवल। अब बात कर लेते हैं सरगासो सी की। इसको बोला जाता है सी विदाउट लैंड बाउंड्री। बाकी जो भी सी देखते हैं, जैसे कि यह रहा मेडिटेरियन सी, ये देख रहे हैं इधर लैंड है, इधर लैंड है, अफ्रीकन लैंड, इधर यूरोप की लैंड, साथ ही साथ ये रहा कैरेबियन, तो यहाँ भी लैंड देख रहे होंगे। तो बाकी सब सी लैंड बाउंड्री रखते हैं, लेकिन ये सरगासो सी अपने आप में एक यूनिक सी है, जो जिसके पास कोई लैंड बाउंड्री है ही नहीं। ये समुद्र के बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सिचुएटेड है। क्यों बन गया यहाँ पे एक सी टाइप का, और क्या अलग है बाकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जिससे इसको अलग सी का नाम दिया गया, तो देखते हैं। ये रहा नॉर्थ अटलांटिक सी, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होती हैं, इधर रही गल्फ स्ट्रीम, इधर रही कैनरी करंट या जोरस करंट है, या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये एंटिलिस करंट। तो ये सारे मिल करके एक गायर का निर्माण करती हैं। गायर मतलब एक गोल गोल सा, जिससे कि यहाँ की एक यूनिक टाइप की इकोलॉजी डेवलप हो गई। यहाँ पे एक पूरा जो भी कुछ अंदर आ जाएगा वो बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ इसके करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे एक अलग ही यूनिक टाइप की ग्रास डेवलप हो गई, जिसको बोला जाता है सरगासम। ये देख रहे हैं सरगासम ग्रास, इसी के नाम पे ही पड़ा है, ये जो दिख रही है पूरी की पूरी, इसी को बोलते हैं सरगासम। तो ये अपने आप में यूनिक है, इसी के नाम पे इस सी का नाम भी सरगासो सी रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होंगे एक तरह से पैच टाइप का बन गया है, तो इस पे टर्टल हो गए, वो अपनी ब्रीडिंग करते हैं। साथ ही साथ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो यहाँ पे आराम करते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिश भी बहुत सारी हैं, ये कमर्शियल फिशिंग भी होती है इसमें। तो एक अपने तरह से एक यूनिक ही इकोलॉजी सस्टेन करता है सरगासो सी। कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, और ये ऐसा सी है जिसके पास कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। कौन कौन सी करंट हैं जो इसका निर्माण करती हैं, एक तो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ इक्वेटोरियल
करंट है, एंटिलिस है और कैनरी एजोरस, ये मिल करके निर्माण करती हैं सरगासो सी का। कुछ और देख लेते हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का, मेनली तो हम लोग कवर ही कर चुके हैं। जैसे कि कनाडियन शील्ड की बात करें तो कनाडियन शील्ड में निकल, टंगस्टन, आयरन पाया जाता है। हमने पिछली क्लासेज में बात कर ली है, जैसे मेसाबी रेंज की या इंडस्ट्रियलाइज सिटीज जो हैं, सडबरी हो गया और भी येलो नाइफ, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में बात की है इनके मिनरल रिसोर्सेज पे, कौन कौन से सिटी डेवलप हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। साथ ही साथ प्रायरी के मैदानों पे हम लोगों ने बात कर रखी है। विनिपेग वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीट मंडी है, तो वीट रिसोर्सेज, ग्रास रिसोर्सेज, मिलवाकी की बात कर चुके हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है। तो ये सब हम लोग बात कर चुके हैं पिछली क्लासेज में, तो बहुत कुछ बचता नहीं है मिनरल्स पे बात करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम ऑयल और गैस प्रोडक्शन की बात करें तो यूएसए के जो पैच देख रहे हैं ये सब प्रोड्यूस करते हैं ऑयल एंड गैस के लिए अपने फेमस हैं। ये देख रहे हैं अल्बर्टा, ये कनाडा का है, यहाँ भी रिसोर्सेज हैं क्रूड ऑयल के। साथ ही साथ ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के चारों तरफ का रीजन देख रहे हैं ना, ये भी बहुत फेमस है अपने ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो ये पूरी की पूरी लाइन देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत कम होता है, लेकिन अल्बर्टा हो गया और साथ ही साथ टेक्सास, यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है यूएसए का, वो फेमस है अपने प्रोडक्शन के लिए, ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरी हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल निकलेगा उसको रिफाइन करना है। तो एक की स्टोन पाइपलाइन भी बिछाई गई है, कहाँ से, हमने देखा था अल्बर्टा प्रोविंस से, यहाँ पे जगह है एक हार्डिस्टी, वहाँ से पूरी की पूरी देख रहे हैं ये वाली आ रही है पाइपलाइन, और यहाँ पे आई है ये टेक्सास यूएसए का स्टेट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको शुरू हो जाती है। तो यहीं पे कई सारी जो है यहाँ पे रिफाइनरी हैं, तो यहाँ से क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। साथ ही साथ बाकी जगहों को भी जोड़ा गया है इसमें, और जा करके यहीं टेक्सास में रिफाइन होके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के जरिए। तो इसका नाम है की स्टोन पाइपलाइन। कहाँ से कहाँ तक, हार्डिस्टी से ह्यूस्टन, HOUSTON। तो ये है की स्टोन पाइपलाइन क्रूड ऑयल के लिए। कुछ कनाडा के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी रह गई है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। लगभग वाटर बॉडीज हमने कवर कर ली थी। कुछ आइलैंड है फेमस, जैसे कि ये इल्समेरे आइलैंड, हमने इसकी बात नहीं की थी। बैफिन वगैरह की तो हम लोग बात कर चुके हैं, विक्टोरिया, बैफिन, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। और ये रहा एक बिफोर्ट सी, यहाँ से एक ये ग्रेट स्लेव लेक से एक रिवर जाती थी, बिफोर्ट सी में गिरती थी, उसका क्या नाम था, मैकेंजी रिवर। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसी ग्रेट स्लेव लेक से, और जाकर के बिफोर्ट सी में गिरती है। इल्समेरे आइलैंड क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। बाकी तो हम लोगों ने वाटर बॉडी जिसमें कवर कर रखी हैं पिछली क्लासेज में। इल्समेरे आइलैंड जो है वहाँ पे जो नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल होता है अर्थ का, 3 तरह के पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जियोग्राफिक पोल, और जो है नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल। इनमें क्या अंतर होता है और कैसे इनका ये मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग क्यों हो रही है, वो सब जियोग्राफी के टॉपिक हैं, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। मैपिंग के स्कोप से बाहर हैं, तो हम लोग बाद में कभी अगर ज्योग्राफी में देखेंगे उसको। फिलहाल जो नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल है वो इसी जो एल्समेरे आइलैंड है कनाडा का, वहाँ पे सिचुएटेड है। वैंकूवर आइलैंड बहुत फेमस है यूएसए का। ये देख रहे हैं, ये है फ्रेजर रिवर, FRAS, फ्रेजर रिवर। ये रॉकीज से निकल करके यहाँ जहाँ पे ड्रेन होती है वहीं पे बना हुआ है एक वैंकूवर आइलैंड। ये काफ़ी फेमस आइलैंड है कनाडा का। एक वैंकूवर यूएसए में भी है वो, लेकिन सिटी है, कहाँ है, वाशिंगटन स्टेट में मिलेगा।
तो यूएसए के पास अपना उनका वैंकूवर अलग है, और एक वैंकूवर जो है कनाडा में है। नूनावत ये वाला प्रोविंस देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, जैसे अल्टमेरा आइलैंड भी हमने देखा तो इसी नूनावत प्रांत का ही भाग है। तो यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे पाई जाती है एस्किमो की पॉपुलेशन। एस्किमो भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इनुइट और एक होते हैं यूपिक। जो कनाडा में रहते हैं उनको इनुइट बोला जाता है, और जो साइबेरिया में पाए जाते हैं रसिया में, उनको यूपिक बोला जाता है। दोनों की दोनों एस्किमो हुई। तो ये देख रहे हैं ये इनुइट है, यही तो नूनावत प्रोविंस था। तो ये सारे के सारे इनुइट पाए जाते हैं, और इधर जो साइबेरिया का पोर्शन है रसिया में, वहाँ यूपिक पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं ये है अलास्का। अलास्का में जो एस्किमो पाए जाते हैं उनको भी यूपिक ही बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी ये भी तो पार्ट था रसिया का ही, अलास्का। अब यूएसए के पास आ गया है, तो पहले ये रसिया का पार्ट था, तो इसीलिए अलास्का में रहने वाले एस्किमो को भी यूपिक ही बोला जाता है। बाकी कनाडा में जो पाए जाते हैं उनको इनुइट बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है इनुइट और यूपिक में है। दोनों के दोनों एस्किमो रेजिडेंस कहाँ है उस आधार पे डिवाइड किए गए हैं इनुइट और यूपिक में। और एक यूनिक फीचर कनाडा का है क्यूबेक, देख रहे होंगे ये। बाकी कनाडा में आपको एंग्लो कनाडियन कल्चर मिलेगी, लेकिन क्यूबेक में मिलेगा फ्रेंच कल्चर। यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच कल्चर फॉलो की जाती है। रीजन क्या है? कोलोनाइजेशन, ये फ्रेंच कॉलोनी रही है, उपनिवेश रहा है फ्रांस का ये क्यूबेक। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और फ्रेंच कल्चर फॉलो किया जाता है। बाकी कनाडा में आपको एंग्लो कनाडियन कल्चर मिलेगी। तो ये था कनाडा के कुछ फीचर, और बाकी जो भी हमने नॉर्थ अमेरिका कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अफ्रीकन कंटिनेंट, देखेंगे कौन कौन से मेजर फीचर हैं। तो उसकी अगर पीपीटी आपको इसकी क्लास की डाउनलोड करनी है तो हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है सिविल नेविगेटर नाम से, उसको फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की पीपीटी, और बाकी क्लास भी जो हुई हैं उनकी पीपीटी भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।